दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ASP.NET कोर वेब एपीआई में कैसे आप मिनिमल वेब एपीआई को डेवलप करते हैं इसके बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, जिससे कि आपकी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। और ये वीडियो के कुछ अपने गोल्स हैं, कुछ टारगेट्स हैं, उसको पहले मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि यह वीडियो जो है दो पार्ट में मैं बनाऊं। एक पार्ट में भी बन सकता है, लेकिन मैं दो पार्ट में बनाने के लिए इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि फ्रॉम द स्क्रैच आई एम गोइंग टू डेवलप इट। आपको इस वीडियो में दो चीज़ें सीखने को मिलेगी। पहली चीज़ आप सीखेंगे कि कंसोल एप्लीकेशन को आप कैसे किसी वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आप डॉटनेट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो कंसोल एप्लीकेशन आप बनाते हैं, तो आप कंसोल एप्लीकेशन से किसी भी वेब एप्लीकेशन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका वेब एप्लीकेशन वेब एपीआई भी हो सकता है, एमवीसी भी हो सकता है। तो ये चीज़ कैसे हम करते हैं इसके बारे में समझेंगे और बिल्कुल इन डेप्थ बताऊंगा। इन डेप्थ बताने की वजह से हो सकता है ये वीडियो जो है दो पार्ट में हो। तो पहला पार्ट में हम ये देखेंगे कि कंसोल एप्लीकेशन को वेब एप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और जब वेब एप्लीकेशन में उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हम फिर सर्वर क्रिएट करेंगे। तो आप ये भी सीखेंगे कि सर्वर कैसे हम क्रिएट करते हैं और सर्वर को कैसे रन करते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी वेब एप्लीकेशन है वो बिना किसी सर्वर के नहीं हो सकता है। तो ये तो पहला हिस्सा होगा। फिर दूसरा हिस्सा आपका ये होगा कि आप समझेंगे कि मिनिमल वेब एपीआई क्या होता है, क्योंकि वेब एपीआई आप जानते हैं कि रेस्ट एपीआई आप जानते हैं, लेकिन मिनिमल वेब एपीआई की जहाँ तक बात है तो माइक्रोसॉफ्ट ने .NET 6 के बाद इसको स्टार्ट किया। मिनिमल वेब एपीआई का फीचर आप अपने डॉटनेट टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं। तो इसको हम पूरा समझेंगे। और तीसरा चीज़ क्या है कि हम पूरा एक पहले तो मैं एक बेसिक बताऊंगा कि मिनिमल वेब एपीआई क्या है वगैरह वगैरह। फिर मैं पूरा आपको इसका एक डिटेल दूंगा कि मतलब जैसे कि आप जैसे कोई कंट्रोलर बेस्ड आप जब एपीआई बनाते हैं, कंट्रोलर बेस्ड, तो बिना कंट्रोलर को यूज किए भी जब आप एपीआई बना सकते हैं तो वो कैसे बनता है, इसका एक पूरा एक अलग सा प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हो सकता है ये वीडियो जो है दो पार्ट में हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझ लिया, तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। अच्छा, आप सामने जो ये ब्लॉग देख रहे हैं, इस ब्लॉग में मैंने सारे आर्टिकल्स जो है लिख रखे हैं और इसी के रिगार्डिंग ये है, आप इसको पूरा पढ़ भी सकते हैं। पूरा ये आर्टिकल मिनिमल वेब एपीआई कैसे बनाते हैं फ्रॉम द स्क्रैच, और इसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या करना होगा, ये क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। प्री रिक्विजिट में क्या है कि आपको डॉटनेट टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए और C# आनी चाहिए। और ये जो एपीआई में डेवलप करूंगा आपको SDK 6 या बाद के कोई भी वर्जन में वर्क करेगा। तो ये चीज़ आपको, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक रेस्ट एपीआई का कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, ठीक है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ थियरी, फिर उसके बाद भी करूँगा। सबसे पहले मैं कंसोल एप्लीकेशन बनाता हूँ। मैं इसका नाम दे रहा हूँ वेब एपीआई मिनिमल एपीआई कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद जब आपका कंसोल एप्लीकेशन बनेगा तो कंसोल एप्लीकेशन आपको मालूम है उसमें क्या होता है, फिर भी मैं उसको थोड़ा, क्योंकि मैं ऐसे बना रहा हूँ कि बिल्कुल बिगनर भी जो है जिन्होंने डॉटनेट टेक्नोलॉजी में बिल्कुल स्टार्टिंग किया है उनको भी समझ में आए कि एक्चुअली बिहाइंड द सीन क्या क्या होता है। ठीक है, आपको मालूम है जब ये एप्लीकेशन बनेगा कंसोल एप्लीकेशन तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आप जाकर जो जो फाइल्स फोल्डर्स हैं उसको आप देख सकते हैं। मेनली आपका क्या होता है कि जो कंसोल एप्लीकेशन होता है वो EXE एप्लीकेशन होता है। EXE का मतलब है कि अगर आप अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाइए तो आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में क्या दिख रहा है, यही एक प्रोजेक्ट का आपको नाम दे रहा है मिनिमल एपीआई। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये प्रोजेक्ट जो है CS प्रोज फाइल जो है ये ओपन हो जाता है। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ आउटपुट टाइप में क्या लिखा है, EXE लिखा है। अगर इस प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाकर देखें तो आप फोल्डर में जाकर देखें कि ये अभी कुछ भी इसमें है नहीं, बिन फोल्डर में ही आपका सारा EXE वगैरह जनरेट होता है।
तो अभी आपको ये ब्लैंक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी आपने इस प्रोजेक्ट को बिल्ड नहीं किया। अगर इस प्रोजेक्ट को आप बिल्ड कर दें, एप्लीकेशन को क्या कर दें, बिल्ड कर दें, तो बिल्ड करने पे क्या होगा, EXE जनरेट होगा, ठीक है ना। ये बिल्ड जैसे स्टार्ट हुआ तो ये EXE आपका इसी फोल्डर में बन जाएगा, जो आपका डिबग नाम पे, क्योंकि डिबग मोड में हम काम कर रहे हैं तो हमारा ये सब बन गया है। मैं मान के चल रहा हूँ आपको आता है, लेकिन उसके लिए बना रहा हूँ जो बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच सब कुछ लर्न कर रहे हैं। तो आपको इसमें आपका EXE वगैरह जो भी चीज़ है बनता है, ठीक है। एप्लीकेशन बन गया, इसका आप व्यू में जाइए और ये कर दीजिए तो आपको EXE यहाँ देखिए, EXE आपको दिख रहा है, ये मिनिमल API EXE। तो इसी वजह से ऐसा है कि जब आप इसका जो प्रोजेक्ट फाइल को आप चेक कीजिए तो प्रोजेक्ट फाइल में आपको क्या दिख रहा है, ये प्रोजेक्ट फाइल में आपको दिख रहा है EXE, आउटपुट टाइप EXE, ठीक है। तो हमने देखा कि आपका कंसोल एप्लीकेशन क्या होता है, उसमें EXE बनता है, ठीक है। अब इस कंसोल एप्लीकेशन को आपको करना है क्या है कि आपको इसको वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आप सोचिए कि कैसे इसको वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। कि प्रोजेक्ट को मैंने बिल्ड किया तो इसको हटाने के लिए मैं क्लीन कर दिया, ठीक है। सारे फाइल्स जो बने हुए हैं वो आपको क्लीन हो गए। अब मैं इसको देखिए क्लीन हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि इस कंसोल एप्लीकेशन को क्या करूंगा कि वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट करूंगा। कन्वर्ट करने के लिए आपको पहला चीज क्या है कि आउटपुट टाइप जो बता रहा है ये प्रोजेक्ट EXE टाइप का, इसको हटा देंगे। हट गया। मैं .NET 8 वर्जन पे काम कर रहा हूं। अब क्या करना है कि जो प्रोजेक्ट के बारे में ये जो वैल्यू दिया है, STK की वैल्यू क्या दिया है, Microsoft.NET.STK। अब ये देखिए जो कोई भी प्रोजेक्ट होता है हमारा .NET में, उसकी डिपेंडेंसीज होती हैं, मतलब कुछ आपके फ्रेमवर्क्स होते हैं। अब ये फ्रेमवर्क कोई क्लासेज होते हैं फ्रेमवर्क के भीतर, उस क्लास का यूज करके आप अपने एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। तो अभी आपका कंसोल एप्लीकेशन बनाने के लिए Microsoft.NET Core.app ये आपका फ्रेमवर्क इनफ है। इसके भीतर जितने भी क्लासेज वगैरह हैं वो है, लेकिन हमें वेब एप्लीकेशन के लिए इसके अलावा भी फ्रेमवर्क चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी जो वैल्यू है STK की, उसकी वैल्यू को मैं वेब आगे डॉट लगा दूंगा। अब यहाँ पर आपको माइंड करना है कि जैसे मैं इस फाइल को चेंज किया और इसको सेव करूंगा, Ctrl+S दबाकर जैसे सेव करूंगा तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि 1 or more projects have changed which cannot be automatically handled by the project system. Please save other changes and reload this project to frame. इसका मतलब ये दे रहा है कि आप इस प्रोजेक्ट को रिलोड कीजिए। तो मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ, रिलोड प्रोजेक्ट जैसे करूंगा तो आप फ्रेमवर्क में देखिए कि आपका एक नया फ्रेमवर्क ऐड हो चुका है, ठीक है। जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट को चेंज करके सेव किया था तो आपने देखा डिपेंडेंसीज में क्या है, आपका एक नया प्रोजेक्ट ऐड हो गया जिसका नाम है, फ्रेमवर्क ऐड हो गया जिसका नाम है Microsoft.ASP.NET Core.app। ये आपका ASP.NET Core.app जो है ये आपका वेब एप्लीकेशन के लिए जो जो क्लासेस चाहिए वो इसके भीतर अवेलेबल है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि हमने इसको वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया। कंसोल एप्लीकेशन ये बन गया आपका वेब एप्लीकेशन। अगर ये वेब एप्लीकेशन बन गया तो इसके क्या प्रूफ है, पहला तो मैंने फ्रेमवर्क बताया, दूसरा आपका भीतर आपके इस एप्लीकेशन के भीतर एक प्रॉपर्टीज नाम का फोल्डर बन गया। ये प्रॉपर्टीज नाम के फोल्डर के भीतर आप अगर इसको क्लिक करेंगे, मतलब इसके नोड को, तो देखेंगे इसमें लॉन्च सेटिंग्स नाम का एक जेसन फाइल बना है। इसका एक्सटेंशन जेसन है, जेसन फाइल है। अब इस जेसन फाइल के भीतर आप देखिए कि कुछ कोड लिखा हुआ आ रहा है। इसमें जो इसका टॉप जो ये जो है प्रोफाइल्स नाम से, इसके भीतर एक प्रोफाइल बना है जो आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा, मिनिमल API। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है कि ये जो वेब एप्लीकेशन है इसके भीतर क्या क्या फीचर अभी आ चुका है। बता रहे हैं कि ये एप्लीकेशन आपको रन करेंगे तो ये एप्लीकेशन का URL होगा इन दोनों में से कोई एक। अगर HTTPS होगा तो ये URL होगा और इसका पोर्ट नंबर ये होगा, और अगर आप HTTP पे रन करेंगे तो आपका ये पोर्ट नंबर होगा। ये आपको बता रहा है वेब एप्लीकेशन हो चुका है, ये एप्लीकेशन कंसोल से वेब एप्लीकेशन हो चुका है, और ये एप्लीकेशन आपको जो है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में चल रहा है, प्रोडक्शन में नहीं रन हो रहा है। और तीसरा चीज ये बता रहा है कि लॉन्च ब्राउजर ट्रू, कहना मतलब कि इस एप्लीकेशन को जब स्टार्ट करेंगे, रन करेंगे, तो आपका जो डिफॉल्ट ब्राउजर है, जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है वो रन होगा। अभी डिफॉल्ट ब्राउजर आप जाके चेक कीजिए तो ये गूगल क्रोम होगा, ये गूगल क्रोम मेरा यहाँ लगा हुआ है। अगर मैं एज को कर दूं जिसको, तो गूगल क्रोम ही रन देता हूँ, नहीं तो मैं फायरफॉक्स कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि अपने डिफॉल्ट ब्राउजर फायरफॉक्स कर दिया।
तो ये ब्राउजर लॉन्च होगा ये एप्लीकेशन। और इसके लिए कमांड नेम बता रहा है। इस कमांड नेम का मतलब है कि इस प्रोजेक्ट को देखिए यहाँ पर दो चीजें दे रहा है। इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वही उस मिनिमल एपीआई, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रोजेक्ट का कमांड हो गया। मतलब इसको क्लिक करने का मतलब एक तरीके से आपका कमांड रन हो रहा है। तो जब आप इसको रन करके देखिए कि फिर क्या हो रहा है। तो जब हम रन करेंगे, देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि इसका जाके देखिए कि इसमें कुछ अभी क्रिएट हुआ है, बिल्ड वगैरह हुआ है, नहीं हुआ। या तो एक तरीका है कि इस एप्लीकेशन को, प्रोजेक्ट को आप बिल्ड कर लीजिए या डायरेक्ट रन करिए। जब आप रन करेंगे तब भी बिल्ड क्रिएट होता है। तो आप, मैं इसको रन कर देता हूँ, आप देखिए इसके भीतर बिल्ड क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ लिख भी रहा है बिल्ड स्टार्टेड वाले प्रोग्राम, आपका एप्लीकेशन बिल्ड हुआ। फिर उसके भीतर बिल्ड होने के बाद आपका डीएलएल क्रिएट होगा, आपका डीएलएल यहाँ क्रिएट होगा, ठीक है। और क्रिएट होने के बाद क्या हुआ कि आपका एप्लीकेशन रन होगा। अभी भी देखिए कि EXE आ रहा है, क्योंकि आपका, इसमें समझाने का मेरा पर्पज ये है कि ASP.NET Core का जो एप्लीकेशन बनता है वो भी मेन मेथड से स्टार्ट होता है कंसोल एप्लीकेशन के। तो जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपका ये कंसोल विंडो ओपन हुआ और हेलो वर्ल्ड आ रहा है। हेलो वर्ल्ड कहाँ से आ रहा है? आपका प्रोग्राम फाइल जो है उसके भीतर जो है ये जो कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा हुआ है वो आपका यहाँ एक्सिक्यूट हुआ। मेन मेथड एक्सिक्यूट हुआ है और आपको मेन मेथड नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है कि टॉप लेवल स्टेटमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या है कि जब एप्लीकेशन को हम बनाते हैं उसी समय हमने दे दिया था, जिसकी वजह से ये मेन मेथड नहीं आ रहा है, क्योंकि आजकल ये नया फीचर चल रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं इस एप्लीकेशन में से क्या कीजिए, पूरे डेटा को डिलीट कर दीजिए, जो भी कोड लिखा है प्रोग्राम का, और सेव कर दीजिए फाइल, और दोबारा रन कीजिए। तो देखिए क्या हो रहा है। अब अगर आप रन करेंगे तो इश्यू आ रहा है, इसको समझना है। देयर वर बिल्ड एरर्स, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू और रन द लास्ट। मैं रन नहीं करूंगा, केवल समझाऊंगा कि ये रन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कह रहा है कि प्रोग्राम डज नॉट कंटेन अ स्टैटिक मेन मेथड। क्योंकि जब भी आपका प्रोग्राम रन होगा तो उसमें एक स्टैटिक मेन मेथड होता है जिसको वो रन करता है, देन एंड देयर आफ्टर योर एप्लीकेशन स्टार्ट्स। उसके बाद आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, पहले मेन मेथड स्टार्ट होगा ही। आने का मेरा कहने का पर्पज ये है कि जब आपका वेब एप्लीकेशन स्टार्टर होता है ASP.NET Core में, तब भी वो मेन मेथड को एक्सिक्यूट करता ही है। ये चीज आपको माइंड रखना है। आपने दो चीजें लर्न किया कि आपका कंसोल एप्लीकेशन कैसे वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट हुआ है। अभी भी ये फुल फ्लेज वेब एप्लीकेशन नहीं है, अभी भी आपका कंसोल रन हो रहा है। और एक तरीके से अभी ब्राउजर कहाँ आ रहा है, जब आपने यहाँ दिया कि लॉन्च सेटिंग्स में ब्राउजर वगैरह, तो ब्राउजर में तो एप्लीकेशन रन होना चाहिए था ना, तो ब्राउजर क्यों नहीं आ रहा है? तो इसको मैं समझाना चाहूंगा। एक्चुअली क्या होता है, देखिए डेप्थ में समझने की जरूरत है। आप जब कोई भी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वेब एप्लीकेशन का अपना एक रनिंग इन्वायरमेंट होता है, जिस इन्वायरमेंट वो एप्लीकेशन रन होता है। और एप्लीकेशन को जब रनिंग इन्वायरमेंट जब मैं कर रहा, तो उसका कहने का मतलब वो एप्लीकेशन एक इन्वायरमेंट में होस्ट होता है। जैसे कि आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट आप प्रोवाइड करते हैं ना, रहने के लिए, खाने के लिए, जो भी चीजें हैं। लाइकवाइज जब भी आप एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस वेब एप्लीकेशन को हम होस्ट करते हैं सर्वर के भीतर। अभी मैंने इस एप्लीकेशन में सर्वर वगैरह ये सब चीजें रन नहीं हो रहा है। जब सर्वर रन होगा तब जाकर आपका एप्लीकेशन उस सर्वर में होस्ट होकर रन होगा। इसलिए हम शुरू क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सर्वर बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सर्वर कैसे बनता है। तो देखिए जो ये आपका फ्रेमवर्क जो यहाँ दिख रहा है ना, जो मैंने अभी दिखाया था, इस फ्रेमवर्क में बहुत सारे आपको ये दिख रहे हैं अलग अलग। इसी में से हम यूज करते हुए काम करेंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि .NET 6 के बाद जितने भी वर्जन आए हैं .NET ASP.NET Core के, उसमें हम क्या करते हैं कि वेब एप्लीकेशन नाम का एक क्लास लेते हैं, और इसमें डॉट जैसे लगाएंगे तो इसके जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह है वो आपको दिखने लगेंगे। देखिए इसमें प्रॉपर्टीज दिख रहा है, मेथड दिख रहा है, क्रिएट बिल्डर, क्रिएट सीलिंग बिल्डर वगैरह वगैरह। अब आप चाहे तो पहले अगर समझना, क्योंकि मैं तो डेप्थ में ही बताऊंगा, थोड़ा वीडियो मेरा लेंदी हो जाए वो अलग चीज है। मेरी थोड़ी नेचर भी ऐसी है कि जब भी मैं किसी चीज को बताता हूँ तो थोड़ा डेप्थ में ही बताता हूँ। तो अब आप देखिए कि इसमें क्या क्या दिख रहा है। इसमें होस्ट दिख रहा है, कंस्ट्रक्टर दिख रहा है, और भी बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। अब इसमें जाके देखिए इसमें मेथड क्या क्या दिख रहा है, तो ये क्रिएट बिल्डर वगैरह वगैरह दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें दो चीजें हैं, पहले यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ डॉट लगाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो देखिए क्या लेंगे, इनिशियलाइजेज अ न्यू इंस्टेंस ऑफ द वेब एप्लीकेशन विद प्री कॉन्फ़िगर्ड डिफॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड करना है।
जब आप अपने एप्लीकेशन को बनाएंगे इस क्लास को यूज करते हुए और क्रिएट मेथड को यूज करते हुए, तो ये पहले से कुछ कॉन्फ़िगर किया हुआ आपका वेब एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और अगर आप क्रिएट बिल्डर को यूज करते हैं, इस केस में भी आपको प्री कॉन्फ़िगर्ड डिफॉल्ट देगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ स्ट्रिंग वगैरह दे रहा है, पैरामीटर आप यूज कर सकते हैं, कहने मतलब कि दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं, इसके ओवरलोडेड मेथड है दोनों पे। लेकिन हम मैं क्रिएट बिल्डर करता हूं, नाम से भी इजी है कि हम बिल्ड कर रहे हैं, एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हैं, तो क्रिएट बिल्डर मैंने यूज किया। और मैं इसमें चाहूँ तो आर्गुमेंट दे भी सकता हूँ, और भी अलग अलग इसके ओवरलोडेड मेथड है, लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ। अभी सिंपलेस्ट केस ले रहा हूँ क्योंकि मैं कंसोल से कोई डेटा पास नहीं कर रहा हूँ, मान के चलिए। अब ये आपको एक रिटर्न क्या करता है, उसको देखिए, वेब एप्लीकेशन बिल्डर रिटर्न करता है। तो आप मान के चलिएगा कि आपको, यहाँ मैं वैर लिख देता हूँ इजी के लिए, लेकिन आपको मान के चलना है कि आपको जो ये बिल्डर ऑब्जेक्ट है वो वेब एप्लीकेशन बिल्डर का एक इंस्टेंस है। ये आपको मिल गया। वेब एप्लीकेशन बिल्डर के ऊपर भी कई सारे मेथड आपको मिलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो मेथड होगा। अब इसमें सबसे समझने वाली बात है, इसमें कई सारे प्रॉपर्टीज मिलते हैं वेब एप्लीकेशन बिल्डर में। वेब एप्लीकेशन बिल्डर में पहला प्रॉपर्टी है होस्ट, दूसरा है वेब होस्ट, तीसरा है लॉगिंग, चौथा है इन्वायरमेंट, पांचवा है कॉन्फ़िगरेशन। अब इन अलग अलग प्रॉपर्टीज को लेने पर अलग अलग ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसे कि आपने होस्ट लिया तो कॉन्फ़िगर होस्ट बिल्डर नाम का आपको एक टाइप का ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर आप वेब होस्ट लेंगे तो कॉन्फ़िगर वेब होस्ट बिल्डर नाम का टाइप का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। लॉगिंग लेंगे तो आई लॉगिंग बिल्डर टाइप का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। और इन्वायरमेंट लेंगे तो आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट टाइप का मिलेगा। और कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो आई को कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर टाइप का ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब आप सोचिए कि वेब एप्लीकेशन बिल्डर जो आपको ऑब्जेक्ट मिला, तो इसमें आप क्या लेंगे? आप होस्ट को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं? सोचिए, नहीं, मैं नहीं कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं, क्योंकि जो पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड है उसी पर मैं रिलाई अभी करूंगा। फ्यूचर में अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो आई विल ऐड सम मोर कॉन्फ़िगरेशन इन द होस्ट। मुझे अभी होस्ट में नहीं करना है। क्या मैं लॉगिंग अपने एप्लीकेशन में डालना चाहता हूं? अगर एप्लीकेशन में लॉगिंग डालना चाहूंगा तब मैं अपने लॉगिंग को इंक्लूड करूंगा, नहीं तो मैं इसको भी छोड़ दूंगा। क्या मैं अपने एप्लीकेशन में कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल से रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूं? इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होता है? जब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो आपको मालूम है कि आपका जो माई कंप्यूटर में जाएंगे तो उसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल वगैरह जो होते हैं ना, पाथ वगैरह, तो उसके थ्रू भी आप अपने एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर, क्या उससे कुछ करना चाह रहे हैं? अभी नहीं करना चाह रहे हैं। और कॉन्फ़िगरेशन नहीं, कुछ नहीं करना चाह रहा हूं। मैं अभी क्या करना चाह रहा हूं कि जो प्री कॉन्फ़िगर्ड है ना उसी पे अपना काम चलाऊंगा, और उसी बेसिस में अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करता हूं और रन करता हूं। तो मैं एक बिल्ड मेथड है, ये बिल्ड मेथड करने से क्या होता है कि ये जो आपका वेब एप्लीकेशन है ना, जो अब कॉन्फ़िगर हुआ प्री कॉन्फ़िगर्ड, उसी कॉन्फ़िगर होने पर ये जो बिल्ड हुआ उसी को मैंने मान लिया कि एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर्ड हो गया। क्या हो गया? अभी मैं देखिए लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं डाला, केवल समझाने के लिए कह रहा हूं कि कॉन्फ़िगर्ड एप्लीकेशन हो गया। अब आपका प्री कॉन्फ़िगर्ड है, अप है। अब इस एप्लीकेशन को चाहिए तो रन कर सकते हैं। तो रन करने के लिए आपको क्या करता है कि एक मेथड देता है जिसको कहते हैं रन। सॉरी, यहाँ पर बिल्ड करेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिटर्न पे, ये बिल्ड करने पर क्या होता है, वेब एप्लीकेशन ही मिल रहा है। इस वेब एप्लीकेशन में और इस वेब एप्लीकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल हुआ ये कि आपने जब बिल्ड लिख दिया तो वो प्री कॉन्फ़िगर्ड हुआ, आपका वेब एप्लीकेशन मिला। अब इसके लिए जो नॉर्मली जो कन्वेंशन है ऐप करके लिखते हैं, ऐप का मतलब है वेब एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर्ड। अब इस कॉन्फ़िगर्ड ऐप को हम क्या करेंगे, रन करेंगे। एप्लीकेशन अब रन होगा। इसके बाद अगर आप रन करेंगे ना तो आपका जो लॉन्च सेटिंग्स में जो ब्राउजर के बारे में दे रहा है कि ब्राउजर लॉन्च होगा, इस URL पर लॉन्च होगा वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीजें अब आपको देखने को मिलेगा। अब मैं कंसोल तो बंद हो चुका है, दोबारा इसको रन करता हूं। मेन मेथड में आपका कोड जो है वो रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको रन किया, देखिए अब क्या होता है। मेन मेथड में अब तो ये कोड सारा है, देखिए क्योंकि आपने लिख दिया। अब जब आपका एप्लीकेशन रन हुआ तो आपका पहले मेन मेथड एक्सिक्यूट हुआ, तो कंसोल पहले एक्सिक्यूट हुआ। अब देखिए ये सारी चीजें हो रहा है। अब देखिए कुछ चीजें इन्फो वगैरह जो लिखा हुआ रहा है ना, ये प्री कॉन्फ़िगर्ड लॉगिंग है। जो मैंने बोला कि एप्लीकेशन जब स्टार्ट होता है तो उसकी अपनी लॉगिंग है, फीचर ऐसा नहीं कि नहीं है, लॉगिंग है, वो कंसोल में लॉगिंग कर रहा है और ये प्री कॉन्फ़िगर्ड है, ये आपको चीजें आ रही है। अब ये जब पूरा एप्लीकेशन रन हुआ तो दिखा रहा है कि किस जगह ये हो रहा है, इस पे ये रन हो रहा है। अब ये ब्राउजर भी खुल गया, मैंने डिफॉल्ट ब्राउजर क्या ले लिया था,
इसको ले लिया था, अब ये तो रन हो गया ना, लेकिन कुछ आ रहा है इस ब्राउजर के भीतर? कुछ नहीं आ रहा है। जो मैं करना चाहता था वो हो गया। हुआ ये कि मैंने कहा कि मैं अपने एप्लीकेशन को वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर चुका हूं और ब्राउजर भी लॉन्च हो रहा है, कारण मतलब सर्वर क्रिएट हो गया है, और सर्वर क्रिएट होने की वजह से क्या हुआ, हमारा ये एप्लीकेशन रन हो रहा है। तो उस होस्टिंग इन्वायरमेंट को हमने प्रोवाइड कर लिया, सर्वर क्रिएट कर दिया। ये जो सर्वर आपका है इसको हम कहते हैं केस्ट्रल सर्वर, ठीक है। मिनिमल एपीआई को समझते हैं, ठीक है। देखिए मिनिमल एपीआई जो है, मैंने अभी आपको बताया कि .NET 6 और उसके बाद के वर्जन में अवेलेबल है। तो मिनिमल एपीआई क्या है, इसको यहाँ मैंने डिफाइन किया, आप इसको देखिए। अ मिनिमल एपीआई इज अ सिंप्लीफाइड अप्रोच टू बिल्डिंग वेब एपीआईज इन ASP.NET कोर। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन .NET 6, जिसकी वजह से क्या होता है, मिनिमल एपीआई में आपको फालतू के कई सारे बॉयलर प्लेट कोड वगैरह जो लिखने होते थे वो सब नहीं लिखना है आपको। कंट्रोलर बनाना ही नहीं है, तो कंट्रोलर की राउटिंग वगैरह की जरूरत ही नहीं है आपको। अब आप समझिए कि एपीआई आपका दो टाइप का हो गया, एक आपका कंट्रोलर बेस्ड एपीआई हो गया और दूसरा आपका मिनिमल एपीआई होगा। मिनिमल एपीआई का मतलब ऐसा एपीआई जो कंट्रोलर पर आधारित नहीं है, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन कंट्रोलर। सच काइंड ऑफ एपीआई आर मिनिमल एपीआई। अब सवाल ये है कि आपको राउटिंग वगैरह कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं है, तो ये आपका सिंपल हो जाता है। अब आगे क्या प्रोसेस हम देखते हैं कि कैसे हम मिनिमल एपीआई बनाते हैं। तो अब देखिए क्या है, आपका एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर हो गया और रन हो गया। तो रन होने के पहले जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो इस सेक्शन में जाएगा, मतलब बिलो द एप जो आपका कॉन्फ़िगर्ड एप्लीकेशन मिला उसके नीचे आपको मिलेगा। इसके नीचे आपको HTTP पाइपलाइन से रिलेटेड जो भी कोड है आप करेंगे, और आपका मिडिल वेयर वगैरह सब इसके भीतर जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि क्या है कि जब आपका ये पैकेज इंस्टॉल हो गया ऑटोमेटिकली Microsoft.ASP.NET Core.app, तो इसी के भीतर जब ये ऐप जो आपको मिल रहा है ना, इस ऐप के साथ जुड़ा हुआ कई सारा मैप से रिलेटेड मेथड है, जिसका स्टार्टिंग वर्ड मैप होगा, तो समझ लीजिए वो मैप से रिलेटेड देखिए कितने सारे आपको मिल रहा है ना। तो हम कंट्रोलर यूज नहीं कर रहे हैं, तो इस कंट्रोलर की जरूरत नहीं है, हम केवल डायरेक्ट क्या करेंगे, मैप को यूज करेंगे। और मैप को यूज करते हुए मैं क्या करूंगा कि अपने यूआरएल की मैपिंग करूंगा। मतलब मान लीजिए कि मैंने एक यूआरएल लिया स्लैश करके, ये बता रहा है कि आपका बिल्कुल एप्लीकेशन जब स्टार्ट होता है तो वो इसी पे होता है, बेस यूआरएल। अब इस यूआरएल के बाद अगला पैरामीटर क्या दे रहा है, एक एक्शन डेलीगेट ले रहा है एप्लीकेशन बिल्डर का, और इसके मदद से आप क्या करेंगे, आप अपने इस पाथ पे, मतलब इस पार्टिकुलर पाथ पे क्या करेंगे, जो चीज भी आप करना चाहते हैं इस डेलीगेट की मदद से आप उसको ब्राउजर पे शो कर सकते हैं। डेलीगेट करता क्या है, डेलीगेट यही करता है। अब मैं ऐसा है कि इसको हैंडलर नाम दे दूं, कुछ भी नाम दे दूं, या यूजुअली कंटेक्स्ट लोग लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने जो अपना ब्लॉगर में जो कोडिंग किया है उसमें जो है हैंडलर करके लिखा है। अब इसको समझना है कि ये तो मेरा मेथड बन गया, इसके दो पैरामीटर लिया है कि इस पाथ पे हमें क्या करना है। तो अब कॉन्टेक्स्ट जो है ये क्या कर सकता है कि कॉन्टेक्स्ट HTTP कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है। देखिए आपको मैं मान के चल रहा हूं कि जो आपका एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन होता है तो उसमें क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है, ब्राउजर जो आपका रन हो रहा है ना, ब्राउजर जब रन हो रहा है तो अब आपका ब्राउजर तो लॉन्च हो रहा था मैंने दिखाया, लेकिन अब क्या है कि जब कोई रिक्वेस्ट जाएगा तो उसको प्रोसेस करेगा। तो रिक्वेस्ट कैसे मिलेगा उसको, सर्वर को, जो आपका सर्वर रन हो रहा है, तो वो एपीआई, ये आपका एपीआई एक तरह से बन रहा है, और इस एपीआई को जब ये डेटा मिल रहा है कॉन्टेक्स्ट, तो ये वेब रिक्वेस्ट जो रिक्वेस्ट आ रहा है HTTP रिक्वेस्ट उसका डेटा ये कंटेंट, आप उसके बेसिस पे ये आपको रेस्पॉन्स भी कर सकता है। हमें रिक्वेस्ट से भी मतलब नहीं है, डायरेक्ट सर्वर रेस्पॉन्स कर रहा है। रेस्पॉन्स कर रहा था एक मेथड है, मैं ऐसा करता हूं, इसका एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता हूं। ये मेरा लोकल वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ कुछ इशू आ रहा है, पहले चेक कर लो कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा हूं, ठीक है। तो देखिए मैंने इसमें कोडिंग कर दिया है,
तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि मैप मेथड क्या कर रहा है कि एक रिक्वेस्ट डेलीगेट ले रहा है और एक लोकल वेरिएबल मैंने बना दिया है। ये लोकल वेरिएबल रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का है और ये इसके साथ एक मेथड है राइट असिंक, इसमें एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट छिपा हुआ है। तो यहाँ अवेट लगा दिया, यहाँ असिंक लगा दिया। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख लीजिएगा। अभी तो फिलहाल इसी को समझ लेते हैं। अब इस एप्लीकेशन को मैं रन कर दे रहा हूँ। रन करने पर क्या होगा आप देखिएगा। आपके डिफॉल्ट ब्राउजर में ये रन होगा और रिस्पॉन्स जो है, सर्वर जो है आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। क्या रिस्पॉन्स दे रहा है? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड आपका रिस्पॉन्स सर्वर दे रहा है। इस तरीके से आपने एक मिनिमल एपीआई बनाया है। आप कहेंगे ये मिनिमल एपीआई ऐसे बनाते हैं? हाँ, ऐसे ही बनाते हैं। आपको अपने प्रोग्राम क्लास के भीतर ही मिनिमल एपीआई बनाने हैं। लेकिन आप सोचिए कि आप एक बड़ा सा एप्लीकेशन बना रहे हैं, इसमें हो सकता है कि आपके कंपनी का एम्प्लॉय हो, कंपनी के डिटेल हो, तो इस तरीके से बहुत सारे अगर एंटिटीज हो, बिजनेस एंटिटीज हो, तो अगर आपको मिनिमल एपीआई बनाना हो तो क्या सारे के सारे कोड आपको एक प्रोग्राम क्लास के भीतर ही करेंगे? सोचिए, नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम पूरा एक फुल फ्लेज मिनिमल एपीआई बनाएंगे और इसके बारे में हम अगले सेक्शन में देखते हैं। अगला हो सकता है कि मैं इस वीडियो को डिवाइड करके अगला वीडियो बनाऊं, तो उसमें हम देखेंगे कि पूरा एक फुल फ्लेज्ड मिनिमल एपीआई कैसे बनता है। और उस मिनिमल एपीआई में आपको गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट, अपडेट वगैरह जितने भी हैं, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो कंटिन्यू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम कैसे एक फुल फ्लेज मिनिमल एपीआई बनाएंगे, जो हम एक बिजनेस एंटिटी कंपनी का ले सकते हैं या एम्प्लॉय का ले सकते हैं, और उसका पूरा जो है गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट वगैरह वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो एक फोल्डर बना लेते हैं और उसके भीतर हम अपना, ये तो बिना फोल्डर के ही मैं क्योंकि बेसिक समझाने के लिए कर रहा हूं, तो ऐसा कर लेता हूं, एक कंपनी नाम का एक एंटिटी बना रहा हूं। अब इस कंपनी का कुछ डिटेल होगा, इसके बेसिस पे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। कंपनी का नाम हो सकता है, कंपनी का एड्रेस हो सकता है और कंपनी का कंट्री हो सकता है। पहले हम एक कंपनी का बना लेंगे। कंपनी जो है एक एंटिटी है और कंपनी के भीतर कई सारे एम्प्लॉइज हो सकते हैं, तो वन टू मेनी रिलेशन बनेगा। फिर एम्प्लॉय पे हम करेंगे, तो वो डिपेंडेंट एंटिटी पे कैसे हमारा एपीआई बनता है, वो एक अलग से पूरा एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो डिपेंडेंसीज का उसमें रोल होता है, एपीआई कैसे उसमें डिफरेंट था, स्लाइटली डिफरेंट होगा। मिनिमल एपीआई ही बनेगा, तो उसको भी हम देखेंगे। फिलहाल जो है कंपनी को देखते हैं। ये जो एरर आ रहा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो हट जाएगा, लेकिन मैं उसको ऐसे ही रन देता हूँ, नहीं तो लगा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा बन गया। अब आते हैं इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम क्लास के भीतर ही आप चाहिए तो फिर एप डॉट मैप गेट ऐसे कर करके आप अपने अलग अलग, जैसे मैं अपना एपीआई बना रहा हूं और इसमें कंपनीज का पूरा, तो ये आपका पाथ हो गया। और जो एक्शन डेलीगेट जो भी हैंडलर है, ये आपको यहाँ पर उसको हैंडल करने के लिए जो कोडिंग करना है वो आप करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस चीज को हमें एक सेपरेट जो है फाइल में बनाना चाहिए, जिससे कि अगर आपको कल एम्प्लॉय का बनाना हो तो एम्प्लॉय के लिए अलग फाइल हो। जितने भी अलग अलग बिजनेस एंटिटी है, सबके अलग अलग फाइल हो। इसलिए हम ऐसा करेंगे कि कंपनी से रिलेटेड एपीआई को हम अलग बना लेते हैं। इसको यहां से हटा देंगे। तो मैं एक क्लास अलग से बनाता हूं और इसका नाम देता हूं कंपनी का रिलेटेड जो भी मिनिमल एपीआई बनेगा इसमें बनेगा। ठीक है, और ये क्लास जो है मैं रखूंगा एक्सटेंशन मेथड इसके भीतर। एक्सटेंशन मेथड के बारे में आप जानते होंगे। एक्सटेंशन मेथड रखने से क्या होता है कि इस क्लास का जो भी मेथड है, हमारा दूसरा क्लास
उसको यूज कर सकता है, कॉल कर सकता है। तो हम यहाँ एक्सटेंशन मेथड बनाएंगे और पहले आप इसको देखते चलिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। मैं मान के चलता हूँ आपको एक्सटेंशन मेथड का कंसेप्ट क्लियर है। और ये जो एक्सटेंशन मेथड बनाऊंगा वो डिपेंड करेगा आपका वेब एप्लीकेशन के भीतर। आप जाकर F12 दबाइए, तो ये आपका जो आई एंड पॉइंट, क्योंकि मैं इस के बिहाफ पर बनाऊंगा एक्सटेंशन मेथड, ये आपको आगे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और साथ में मैंने क्या किया है कि ये ब्राउज, आप अगर यहाँ ब्राउज करेंगे तो ये पूरा जो एप्लीकेशन है इसका डिटेल भी यहाँ पर मिलेगा आपको। जो एक एक कंसेप्ट है यहाँ पर वीडियो बनाने पर लेंदी हो जा रहा है, लेकिन इसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है, तो आप इसको भी जाकर रीड कर सकते हैं, जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर जो कोड मैं कर रहा था उसको हटा देता हूँ। अब ये चीज हमारा यहाँ चला जाएगा। अब हैंडलर के भीतर आप, ये कंटेक्स्ट ही ज्यादातर चलता है, कंटेक्स्ट ही कर देता हूँ। आपको केवल देखना है, जहाँ जरूरत होगा मैं बोलूंगा। जैसे आपने पिछली बार हेलो वर्ल्ड किया था, लेकिन अब तो हम हेलो वर्ल्ड नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमारा यहाँ जो था एक डम्मी, एक सिंपल सा आइडिया देना था कि एपीआई क्या होता है, मिनिमल एपीआई। अब हम पूरा यहाँ पर तरीके से बनाएंगे एपीआई, गेट पोस्ट वगैरह सबके लिए। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे कि हम पूरी कंपनी का, जैसे कि अगर इस पाथ को यूज करेगा ब्राउजर में, तो हमें पूरी कंपनी की डिटेल चाहिए। तो अब कंपनी की डिटेल चाहिए, तो अभी तक तो मैंने कंपनी का कोई डेटा बनाया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कंपनी का पूरा एक डेटाबेस बनाएंगे। लेकिन मैं इसके लिए एंटिटी फ्रेमवर्क यूज नहीं करूंगा, एसक्यूएल सर्वर भी यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच बता रहा हूँ। तो इसमें क्या करेंगे कि हम एक सिंपल डेटाबेस बना लेंगे और उस सिंपल डेटाबेस में हम कंपनी का डेटा डाल देंगे और फिर उसके बेसिस पर हम यहाँ पर सारे काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न टाइप देना होगा, इसलिए एरर आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसका क्या करता हूँ, मैथ गेट तो बना लिया, एक सिंपल डेटाबेस बनाता हूँ। फोल्डर वगैरह भी नहीं बना रहा हूँ इसलिए, क्योंकि फोल्डर वगैरह बनाऊंगा तो फोल्डर रन देता हूँ। डायरेक्ट मैं क्लास ही बना रहा हूँ, सिंपल डेटा नाम का एक क्लास बनाया। अब ये जो सिंपल डेटा क्लास बनेगा, इसके भीतर हमें कंपनी का डेटा रखना होगा। अब कंपनी का डेटा कैसे रखेंगे, इसके भीतर एक फील्ड बनाते हैं जो लिस्ट ऑफ कंपनीज को बताएगा। और ये हमारा फील्ड जो होता है प्राइवेट होता है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इसके भीतर मैं डेटा इनिशियलाइज भी कर देता हूँ। अभी मैं बिल्कुल स्टैटिक डेटा होगा, लेकिन वो आप देखेंगे कि फिर कैसे इसमें डेटा हमारा बढ़ जाएगा। वो पहला कंपनी का जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ इसमें डालते हैं। आईडी 1 लेते हैं, नेम गूगल देता हूँ, एड्रेस सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन वैली, और उसके बाद उसका कंट्री का नाम दे देते हैं यूएसए। ठीक है, इसी तरह एक और कंपनी बना लेते हैं, इंडिया का कोई कंपनी का नाम दे देते हैं।
ये मेरा दूसरा आईडी होगा और ये नाम होगा HCL। एड्रेस जो है बैंक साइबर सिटी। और ये आपका इंडिया हो गया। ठीक है, 2 कंपनी हमने बना दिया। इसी 2 से हमारा काफ़ी है। लिस्ट चाहिए तो 2 कम से कम चाहिए, 2 से हमारा काम चलेगा। अब ये जो डेटा है जो एक फील्ड के रूप में अभी आपको दिख रहा है, इसको रिटर्न करने के लिए हमें एक मेथड चाहिए। या तो आप मेथड बना लीजिए या प्रॉपर्टी बना लीजिए, दोनों से आपका काम हो जाएगा। तो मैं मेथड बना लेता हूँ। ये मेथड में रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ कंपनी और ये रिटर्न टाइप गेट कंपनीज कर दिया। ये पब्लिक मेथड होगा कि कोई भी एक्सेस कर ले। ठीक है, अब ये रिटर्न क्या करेगा, वही जो आपका फील्ड था। ठीक है, ये मेरा काम यहाँ तक हो गया। तो आपने देख लिया कि कैसे मैंने कंपनी बनाया, सैंपल डेटा लिया। अब इस सैंपल डेटा को यूज कराएंगे अपने एपीआईज के भीतर। एपीआईज के भीतर यूज कराने के लिए पहले तो मैं ऐसा करता हूँ कि अभी यूज नहीं करता हूँ, पहले यहाँ कंपनीज लिखता हूँ सिंपली। मान लीजिए आपको कंपनी को रिटर्न करना हो, यहाँ क्लिक कर देता हूँ, मतलब F5 दबा दिया तो आपका ये एप्लीकेशन रन होगा। और ये रूट पाथ पे हो रहा है, स्लैश पे नहीं हो रहा है, नहीं रूट पाथ पे नहीं, इस पाथ पे आपको जाकर चेक करना होगा। तो जब आपका एप्लीकेशन रन होगा, फायरफॉक्स ओपन होगा, तो फिर क्या करना है कि ये पाथ आपका जो रूट पाथ है वो लॉन्च ब्राउजर में दिया हुआ है, वो उस पर आपका एप्लीकेशन रन हुआ, लेकिन उसमें अपेंड करना होता है पाथ को। जब आप इस पाथ को अपेंड करेंगे और इंटर दबाएंगे तो क्या होगा, ये आपका एप्लीकेशन रन होगा। लेकिन ये एप्लीकेशन, ये क्लास को मैंने इसमें तो मेन प्रोग्राम पे यूज किया नहीं है एक्सटेंशन मेथड के साथ, तो पहले यूज करना पड़ेगा तभी यूज हो पाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो कंपनी एपीआई है, स्टैटिक क्लास है, इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये ऐप का ये एक्सटेंशन मेथड है यूज। तो इसी ऐप के साथ जो हमारा प्रोग्राम क्लास में ऐप, इसका जो एक्सटेंशन मेथड है यूज कंपनीज एपीआई, ये मेथड कॉल होगा, तब जाकर हमारा ये एक्सटेंशन मेथड कॉल होगा। देन एंड देयर आफ्टर इसमें के भीतर जो मैप के वगैरह जो है वो आपका कॉल होगा। तो प्रोग्राम शायद दोबारा से मुझे रन करना चाहिए, मैंने दोबारा से रन कर दिया है। और अब आप जब अपने एप्लीकेशन को इस पाथ पे रन कराएंगे, ये लाइन मुझे देने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ दे दिया, इसको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, API स्लैश, तो कंपनी आपको आ रहा है। कंपनीज क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका जो यहाँ रिटर्न हो रहा है ये सिंगल एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, लेकिन हमें लिस्ट ऑफ कंपनीज रिटर्न करना है। तो लिस्ट ऑफ कंपनीज रिटर्न करने के लिए अब हमें इसमें चेंज करना होगा। और चेंज क्या करना होगा, यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल बना ले रहा हूं जो हमें कंपनीज को रिटर्न करे। और ये कैसे होगा, न्यू सैंपल डेटा जो आपका क्लास है उसमें गेट कंपनीज करेंगे तो आपको ये रिटर्न कर देगा, लेकिन ये रिटर्न टाइप क्या होगा, लिस्ट ऑफ कंपनीज होगा। अब जब ये लिस्ट ऑफ कंपनी होगा ना, तो ये तो डेटा टाइप अलग है, जबकि इसको स्ट्रिंग चाहिए। तो आप इसको क्या करेंगे, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। मैं अभी कुछ कुछ बताऊंगा, उसको आप देखते जाइएगा क्या हो रहा है। तो ये यहां इश्यू आ रहा है, नल रेफरेंस दे रहा है, नल रेफरेंस को हटा देते हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं, केवल मैं अभी दिखाना चाह रहा हूं क्या हो रहा है, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। फिर उसी पाथ पे जाना है, एपीआई कंपनी। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है इश्यू आ रहा है, ये बता रहा है कि ये आपको फुल पाथ जो है इस क्लास का रिटर्न कर रहा है, ना कि इसका
इसको क्या कर रहा है, इस कंपनीज का जो ये इसमें जो है आप देख रहे हैं, इसको रिटर्न कर रहा है, इसके फुल पाथ को। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे कि जो यहाँ पर ये डेटा रिटर्न कर रहा है, इस डेटा को क्या करेंगे, हम सीरियलाइज करेंगे। तो इसको सीरियलाइज करने के लिए आपको क्या है कि एप्लीकेशन के भीतर या तो आप यहीं पर सीरियलाइज करके रिटर्न करेंगे, लेकिन यहाँ हम नहीं करेंगे, हम अपने जहाँ, क्योंकि रिक्वायरमेंट जब होती है तभी उसको हम सीरियलाइज करते हैं। तो इसको सीरियलाइज करने के लिए आपको करना क्या होगा, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी जेसन सीरियलाइजर की। ये सीरियलाइज किसको करेगा, कंपनीज को करेगा, ठीक है। तो ये जब मैंने सीरियलाइज कर दिया, ये क्या दे रहा है, एक्सपेक्टेड कर रहा है, अच्छा एक और ब्रैकेट छूट रहा है। अब आप इसको रन करेंगे तो ये आपको जो है सीरियलाइज किया हुआ डेटा आपको रिटर्न करेगा। तो हमें उसी पाथ पे जाना होगा, API स्लैश। देखिए अब आपको सारा डेटा यहाँ आ रहा है, 2 कंपनी है, दोनों डेटा आ रहा है, इसमें फॉर्मेटेड नहीं आ रहा है। गूगल क्रोम में अगर रन करूंगा तो फॉर्मेटेड आ जाएगा। एनीवे, तो हमने लर्न क्या किया कि कैसे हम अपने API को बनाते हैं। मिनिमल API हम लर्न कर रहे हैं और ये मिनिमल API ही है। अभी हमने गेट कंपनीज को देखा कि कैसे हम कंपनीज की लिस्ट को हम रेस्पॉन्स में भेज सकते हैं अपने API के थ्रू। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक पार्टिकुलर कंपनी के ID के बेसिस पे रेस्पॉन्स भेजेंगे क्लाइंट को, ब्राउजर को। और उसके बाद अगला टॉपिक हमारा होगा पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में, ठीक है।